हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी इलेक्शन कब, कैसे, कितने फेजेस में होंगे, इसकी तिथियों का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कर दिया गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जैसे ही जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं वहाँ शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है, उनके इस डिक्लेरेशन के साथ ही वहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स कर दिया जाता है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके लागू होने के बाद कौन कौन सी बंदिशें एक कैंडिडेट या उनके सपोर्टर्स पर लग जाती हैं, या ऐसी स्थिति और उनके वॉयलेशन पर आईपीसी या जो भी एप्रोप्रिएट एक्ट है कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा हो जाता है या हो सकता है, और उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। क्या ऐसे में आपकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी, क्या आपको बेल मिल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल शाह एडवोकेट और मैं सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली से आपको आज इस वीडियो के बारे में बताने आया हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में एक फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन को कंडक्ट कराए। और फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस वो जारी करते हैं वो किसी के लिए बायस्ड नहीं होती, बल्कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ है आदर्श आचार संहिता, यानी कैंडिडेट या उनके सपोर्टर का ऐसा आदर्श व्यवहार होगा और उसके लिए कोड बनाया गया है, यानी किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी गई है, वो सबके लिए समान होता है और सभी प्रत्याशी, कैंडिडेट या उनके समर्थकों को उस कोड का अनुपालन करते हुए अपने पक्ष में एक प्रचार प्रसार करना होता है। यदि आप उस कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन करते हैं तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में यानी रिलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा या अपराध दर्ज हो सकता है। अब ये अपराध किन सेक्शंस में होता है और ऐसी स्थिति में आपके क्या चुनाव परिणाम हो सकते हैं? दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये उसके डिस्क्रिप्शन पर है और वो साथ साथ ये भी देखती है कि वो आपके कैंडिडेट यदि उसने वॉयलेशन गाइडलाइंस का किया है तो उसको चुनाव प्रचार करने में उसके चुनाव प्रचार को सस्पेंड कर सकती है, और यदि वो सीरियस ऑफेंस करता है तो उसके नामांकन को रद्द भी कर सकती है। इसी के साथ साथ जो प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं मैं आज उनके बारे में आपको बताने आया हूं कि यदि आप आदर्श चुनाव आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन करते हैं तो कौन से सेक्शंस में, आईपीसी के वो कौन से सेक्शंस होते हैं जिनमें अमूमन या जनरल तौर पर एफआईआर दर्ज होती है, या दूसरे एक्ट की कौन सी धाराएं होती हैं। दोस्तों, आईपीसी का चैप्टर 9 सब क्लोज ए इलेक्शन के रिलेटिंग ऑफेंसेस को डिक्लेयर करता है या डिफाइन करता है। यानी इस चैप्टर में उन ऑफेंसेस का जिक्र है जो इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये सेक्शन 171A से लेकर 171I तक डिफाइन है। इसके अंदर अमूमन वो सारे ऑफेंसेस हैं जो इलेक्शन के दौरान होते हैं या हो सकते हैं। वो ऑफेंसेस किसी भी कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं, जैसे ब्राइबरी करना, अनडू इन्फ्लुएंस करना, पोस्टर बांटना। ऐसे ही अमूमन होने वाले ऑफेंसेस को इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। साथ साथ दोस्तों, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उन सभी धारा या उन सभी अपराधों का भी बखान किया गया है जो अपराध आमतौर पर एक इलेक्शन के दौरान होते हैं। इसको पढ़ने के लिए सेक्शन 125 से लेकर 136 तक अमूमन वो सारे के सारे ऑफेंसेस डिफाइन है जो इलेक्शन के दौरान होते हैं। इसमें बूथ कैप्चरिंग तक डिफाइन है, यानी अगर बूथ कैप्चरिंग तक जो अमूमन अब कम सुनने में आता है वो ऑफेंस भी 135A यानी इस आरपीए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब दोस्तों, इसमें यदि अपराध आपके विरुद्ध दर्ज हो जाता है, यानी कोई एफआईआर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की आपके खिलाफ दर्ज हो जाती है, जैसे ही मैं कहता हूं कि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो यहां पुलिस अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, लेकिन
पुलिस भी अपनी पावर को कानून के दायरे में ही एक्सरसाइज कर सकती है। अब कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके कौन से राइट हैं और कौन से राइट के तहत आप अपना बचाव और अपना पक्ष रख सकते हैं। दोस्तों, अमूमन अगर ऑफेंसेस की बात करूं या सजा की बात हूं तो कन्विक्शन के बाद ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। यानी जितने भी मैंने ऑफेंसेस बताए हैं इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि अगर बूथ कैप्चरिंग वाले ऑफेंस को कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई ऑफिशियल करता है तो वहां 5 साल तक का प्रोविजन उसमें दे रखा है। लेकिन अब इन ऑफेंसेस की एफआईआर, चूंकि ट्रायल और कंक्लूजन होने में अक्सर अमूमन वक्त लग जाता है कि आपने जिस आरोप में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ये सच में एफआईआर आपने किया, ये एक ट्रायबल इश्यूज होते हैं। यानी एक ट्रायबल इशू है, एक ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल के बाद एक निर्णय निकल के आता है। लेकिन क्या एफआईआर होने के बाद आपकी अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर कर सकता है? तो इसके जवाब के लिए आपको समझने होंगे 2 चीजें। दोस्तों, एक तरह के अपराध होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक तरह के ऑफेंसेस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसको मैं हिंदी में कहूं तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। दोस्तों, जब मैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं, एक्ट के अंदर प्रोविजंस है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस ऑफिशियल बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति विशेष को जिसने अपराध कारित किया है, यानी जिसने अपराध किया है या जिस पर ऐसा शक है कि इसने अपराध किया है या जिसके खिलाफ शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है, उसको वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। यानी यहां पुलिस अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है। ऐसा नहीं कि वो आपको अरेस्ट करेगी ही, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा। अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं और ज्यादातर ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। यानी ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर पुलिस चाहे भी तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, और यदि वो आपकी अरेस्ट चाहते हैं तो उनसे एप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट से आपके विरुद्ध वारंट लेकर, अरेस्ट वारंट लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी यहां पुलिस की हठधर्मी नहीं चलेगी। और दोस्तों, चूंकि इस बार चुनाव जो आया है ये एक अजब और गजब माहौल में आया है, क्योंकि इस बार कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना हो रहा है। कोविड-19 आप सब जानते हैं ये वायरस बड़ी तेजी से फैला है और अब फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे ही जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। यानी चुनाव प्रचार भी करना है और उन गाइडलाइंस का पालन भी करना है। यदि जो ये ऑफेंसेस जिनका मैंने सिर्फ इलेक्शन के साथ जिक्र किया है, यदि ये ऑफेंसेस के साथ साथ आप कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, यानी आप कोरोना में जो नियमावली या कोविड में जो आदेश कंपिटेंट अथॉरिटीज ने आपको दिए हैं आप उनका उल्लंघन करते हैं, तो साथ साथ आपको आईपीसी के सेक्शन 269, 270 और 271 का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो धाराएं हैं उनमें भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। कोविड वॉयलेशन के जो सेक्शन मैंने आपको अभी बताए हैं ये सभी बेलेबल नेचर के हैं। हालांकि कोविड में लगने वाले मुकदमे और कोविड में कौन कौन से सेक्शंस में एफआईआर हुई है इसके लिए हम एक सेपरेट डिटेल वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका टाइटल होगा लॉकडाउन में लगे हुए मुकदमे और उनके उपाय, इस नाम से हमने वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं उसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चला होगा और आप लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी स्वस्थ बुद्धि बिना किसी डर, लालच, भय के बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।